सोचती हूँ कि इनके टैक्स पेयर के पैसे जा कहाँ रहे हैं। अरे रहने दीजिए, आपसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता। इनके टैक्स पेयर के पैसे इसी सरकार की पीआर में, इसी सरकार के एडवर्टाइजमेंट में चले गए। ये लोग रोज नया नैरेटिव बनाते हैं, कभी डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी इंस्टीट्यूशन खतरे में है। अरे भैया थोड़ा झांकिए, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। जितना मजनू नहीं पिटा लैला की प्यार में, उतना तो किसान और युवा पिट गए इनकी सरकार में। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है स्पीकर कि हमारी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को ये बोलते शर्म भी नहीं आती कि ये बेलन चलाने वाली लड़कियां मैदान में टिक नहीं पाएंगी। अगर विकास हुआ है तो आज भी बिहार और झारखंड के कई गाँव में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? दुर्घटना पर मौनी बाबा बन जाते थे, हनुमान चालीसा अपने सीने पर रखकर सो जाते थे। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जनता अब सिर्फ ताली नहीं बजाएगी, अब तो सवाल पूछेगी और जवाब मांगेगी। विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था, जो मेरे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब हमारे माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पहला सबमिशन आपका होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो सरकार है ये हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट हो, इकोनॉमिक फ्रंट हो या फाइनेंशियल फ्रंट हो। हर मैटर पे ये सरकार फेल ही रही है। इसीलिए मजबूरन आज ऑपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना पड़ रहा है। इस सरकार के खुद के मंत्रिमंडल के लोग के करप्शन के मामले बाहर आ रहे हैं और हमारी प्राइम मिनिस्टर चुप सी बैठी है। मुझे तो लगता है इनको चुप रहने की आदत सी हो गई है, क्योंकि ना तो ये नेशन के मैटर पे कुछ कहती हैं, ना ही इंटरनेशनल मुद्दों पर। जैसे अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान, इजराइल, यूएसए के बीच में वॉर हो रहा है। हमारी प्राइम मिनिस्टर फिर भी चुप है। हमारा एक ऐसा पड़ोसी देश जो पूरी दुनिया में डिस्क्रेडिट हो रखा है। हाँ भाई, पाकिस्तान है क्यों, इनफेमस है ही इस चीजों के लिए। उस जाहिल देश से वैसे भी कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता। पर आज वो देश इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में मीडिएशन कर रहा है। हमारी सरकार फिर भी चुप है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से हमारे नेचुरल गैस एलपीजी की सप्लाई बंद हो गई। आम आदमी 3-3 हजार का सिलेंडर लेने के लिए मजबूर हो गया। हमारी सरकार फिर भी चुप थी। इसलिए मुझे लगता है इस देश को इस सरकार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये देश इनके कारण नहीं, इनके बावजूद चल रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हमारे विपक्ष के चेहरे पे एक अजीब सी रौनक नजर आ रही है। इन्हें ये लगता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर हमारी सरकार की नींव को हिला देंगे। मैं इन्हें ये याद दिला दूं कि हमारी सरकार कोई हवा के झोंकों से नहीं चलती। ये सरकार 140 करोड़ देशवासियों के अभिविश्वास से चलती है, जिन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार लगातार हमें वोट देके इस देश की सेवा करने का मौका दिया है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जारी रखिए अपनी नो कॉन्फिडेंस का मोर्चा। आप हर सवाल पूछिए, हर शंका पूछिए, क्योंकि ये सरकार किसी से डरती नहीं है। ये सरकार हर सवाल का जवाब चुप चुप कर देती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस आधार पर लाई है। और अगर इन्हें ये लग रहा है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, तो शायद इन्होंने ग्राउंड रियलिटी उसी दिन देखना छोड़ दिया था जिस दिन हमारी प्यारी जनता ने इन्हें परमानेंटली अपोजिशन की सीट पर बैठा दिया था। हमारी सरकार देश के हर कोने तक रिजल्ट पहुंचा रही है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, युवाओं से लेकर महिलाओं तक, किसानों से लेकर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स तक, यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी से लेकर साइबर क्राइम के खतरों तक। अगर विपक्ष को हमारी सरकार के लिए विकास नहीं दिख रहे, तो शायद इनके लिए विकास आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। ये राजनीति की तैयारी उन पुराने किताबों से कर रहे हैं और आज हमारी सरकार और हमारी जनता डिजिटल और मॉडर्न इंडिया के पन्ने देख रहे हैं। आज सिलेबस बदल चुका है, आप भी अपनी पुरानी कोचिंग बदलिए। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की नजर सिर्फ सत्ता पर है। उनके लिए ये एक डेस्टिनेशन है, हमारे लिए सेवा एक सफर है। मैं इनके लिए बस इतना ही कहूंगी कि जिन्हें विश्वास ना हो अपने काम पर, जिन्हें विश्वास ना हो अपने काम पर, वो अंजाम लगाते हैं हर काम पर। हम तो खड़े हैं जनता के अटूट विश्वास के साथ
इसलिए फर्क नहीं पड़ता आपके हर झूठे इल्जाम पर। अध्यक्ष महोदय, हमने इन्हें 5 साल का वक्त दिया था कि जाइए अपनी स्किल डेवलप करिए और थोड़े ठोस सवाल लेकर आइए। तो देखते हैं आज इनके पिटारे में क्या है, वही घिसे पिटे पुराने सवाल या इन्होंने इस बार अपने सिलेबस को छूने की भी जहमत उठाई है। तो आप सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य सोनाली जी। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों पर कोई कान लगाकर सुनेगा तो वो एक ही बात आएगी, भारत माता की जय। मगर अफसोस यह है कि हमारी सत्ताधारी सरकार इस विरासत को अपनाने में असमर्थ साबित हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज मैं इस सदन में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में खड़ी हूँ। मैं इस देश की आवाज बनकर यह कहना चाहती हूँ कि सत्ता का घमंड जब सर चढ़ जाता है तो जिम्मेदारियां नीचे गिर जाती है। और आज की हमारी सरकार इसका जीता जाता उदाहरण है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं शुरुआत एक गंभीर मुद्दे से करना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे सारे ही मुद्दे गंभीर हैं, क्या करें हमारी सरकार जो इतनी काबिल है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और इस सरकार की असफलताओं के बारे में बताना चाहती हूँ मैं। गवर्नमेंट बार बार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इस देश में हर घंटे 4 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। हर घंटे 4 रेप केसेस। खैर आपको क्या है, रियलिटी तो यह है कि वुमेन्स आर नॉट फीलिंग सेफ, ना घर पर, ना सड़क पर, ना ही वर्क प्लेस पर। सरकार कहती है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो मेरा सीधा सवाल यह है कि कब तक इंतजार करें हम? कितने और साल लगेंगे हो रहा है को हो गया है बनने में? कब तक हमारी माताएं बहनें खुद को असुरक्षित महसूस करते रहेंगी? या फिर सच्चाई यह है कि आपकी सरकार इम्प्लीमेंटेशन, जब तक आपकी सरकार रहेगी इम्प्लीमेंटेशन चलता रहेगा, जब आपकी सरकार चली जाएगी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। महिलाओं के लिए स्कीम अनाउंस करना तो बहुत इजी होता है, पर उन पे इम्प्लीमेंटेशन करना, दैट्स वेयर दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड। इन्होंने कुछ स्कीम भी लाया है, ऐसा नहीं है इन्होंने कुछ किया नहीं है। इन्होंने स्टॉप वन स्टॉप सेंटर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, लेकिन स्कीम ही लाया है। इनसे पूछिए कि ग्राउंड रियलिटी पे कुछ हो पाया है? मुझे तो यह समझ नहीं आता कि इतना गंभीर मुद्दा पे सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। इनसे जवाब मांगो तो कहते हैं हमें अफसोस है। हम आपके अफसोस का क्या करें? एक जिम्मेदार सरकार का फर्ज होता है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, और जब इस स्पेशली वुमेन्स की जो इस देश की आधी आबादी है, और जब इस देश की आधी आबादी खुद को असुरक्षित महसूस करे तो सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, आज का मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का है। बॉर्डर पे बढ़ रहे इन्फिल्ट्रेशन, सड़कों पे बढ़ रही अशांति और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करें तो ये सिर्फ पॉलिसी फेल नहीं बल्कि गवर्नेंस फेल होता है। सरकार कहती है सब कंट्रोल में है, पर ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही बयां कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर, बढ़ता हुआ क्राइम, साइबर क्राइम और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब दिखाती है कि सिस्टम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। बात करें मणिपुर में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट की तो उस पर हमारी सरकार का कोई ध्यान नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं। पर वही बात करें बंगाल में हो रहे हमले की तो उस पर हमारी सरकार पूरी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्शन है भाई। जब बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आती है, जब इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हमले हो जाते हैं, जब साइबर फ्रॉड की वजह से एक आम नागरिक की जिंदगी भर की जमा पूंजी चंद मिनटों में चली जाती है, तो यह सिर्फ इंसिडेंट नहीं, सिस्टम का लूप होल है। सर, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कंट्रोल में होता है, पर रियलिटी में सिचुएशन अंडर कंट्रोल से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। चलिए इनके रीसेंट फेवरेट टॉपिक के बारे में बात कर ले, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की जो बात सरकार कर रही है वो एक्चुअली
समझ में आ रहा है। आप 543 सीट्स में ही 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे? यहाँ जितने भी पुरुष हैं अपनी सीट को छोड़कर उन पे महिलाओं को लाएं तो सैक्रिफाइस समझ में आता है। लेकिन जो ये आप कर रहे हैं वो सैक्रिफाइस नहीं, वुमेन्स को आगे रखकर इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला बना रहे हैं आप। अगर बात करें आज की सरकार की तो आपके 441 सीट्स में सिर्फ 69 सीट्स पे ही महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया गया है? ये सरकार के दोहरे चरित्र को नहीं दर्शाती? अंत में महोदय मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं, यह एक ट्रस्ट का सवाल होता है और इस सरकार ने वो ट्रस्ट खो दिया है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी शशि जी। मान्यवर, आज ओपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, इनका खुद में नो कॉन्फिडेंस है। मान्यवर, इनके पास ना ही कोई एजेंडा है, ना ही कोई लीडरशिप और ना ही कोई डायरेक्शन। जो खुद का घर संभाल नहीं पा रहे वो देश संभालने की बात कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग कहते हैं सरकार फेल हो गई, मगर सच बात तो ये है कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा फेल होता नजर आ रहा है। इन्हें देश की प्रोग्रेस की चिंता नहीं है मान्यवर, इन्हें तो अपने पॉलिटिकल प्रोग्रेस ना होने की चिंता है। और भैया, इनका हाल तो ऐसा है जैसे मैच हारने के बाद प्लेयर्स बोले पिच ही खराब थी। ये लोग रोज नया नैरेटिव बनाते हैं, कभी डेमोक्रेसी खतरे में है, कभी इंस्टीट्यूशंस खतरे में है। अरे भैया, थोड़ा झांकिए, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हमारी सरकार ने, इस देश की सरकार ने धारा 370 जैसे प्रावधान हटाकर यह साबित कर दिया कि देश सर्वोपरि है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर हमारी सरकार ने, इस देश की सरकार ने यह साबित कर दिया कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े हैं। आज ओपोजिशन ने इन्फिल्ट्रेशन का इशू बताया। माननीय सदस्य महोदय और माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपको बता दूं कि आज बॉर्डर पर सुरक्षा अत्यधिक सरल हो गया है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अत्यधिक कमी देखने को मिली है। स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है बांग्लादेश बॉर्डर पर, जो कि अत्यधिक पोरस बॉर्डर है। वहां पे रेप्टाइल्स के द्वारा सुरक्षा कार्य किया जा रहा है। और सुनिए, देश की सुरक्षा पे राजनीति नहीं होती, देश की सुरक्षा पे राजनीति नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है, सियासत नहीं होती। जो भरोसा तोड़ते हैं वो आरोप लगाते हैं, और जो भरोसा बनाते हैं वो इतिहास रखते हैं। और विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने इसी इतिहास को रच के दिखाया है। माननीय ओपोजिशन के द्वारा विमेन रिजर्वेशन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। 30 साल तक इस बिल को आपने फाइल में दबाकर रख दिया, और जब हम लेकर आए तो आपको किंतु परंतु याद आ गया। जब सत्ता में थे तब हिम्मत नहीं हुई, और जब हम लेकर आए हैं तो सवाल करने आ गए। 1947 पर सुनिए, 1947 से 2014 तक आपने ओबीसी और महिलाओं को रोक कर रखा, और जब देश बदल रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। भैया सुनिए, ये बिल सियासत का खेल नहीं, सम्मान की बात है। ये बिल सियासत का खेल नहीं, सम्मान की बात है। हर माँ बहन बेटी के अधिकार की बात है। और जो साथ नहीं देंगे वक्त याद रखेगा, क्योंकि ये बदलाव है, नए भारत की शुरुआत है। अध्यक्ष महोदय, इनका एक मुद्दा सेंट्रल एजेंसीज को भी लेकर आता है। मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। जब कानून सच बोलता है तो झूठ की चीखें निकल आती है। ये लोग कहते हैं सेंट्रल एजेंसीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अरे भैया, जब आप इतने सही हैं तो आपको किस बात का डर है? आज मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एजेंसीज इस देश के हैं, ना कि किसी पार्टी के। और सच बात तो यह है कि जब तक इनका करप्शन छुपा हुआ था तब तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, और जब करप्शन उजागर हो गया तो ये साजिश लगने लगी। जिनके हाथ साफ होते हैं वो इंक्वायरी से नहीं डरते, और जिनके दामन पर दाग होते हैं वो एजेंसीज को बदनाम करते हैं। ये मिसयूज का रोना नहीं है,
ये एक्सपोज होने का डर है जो इनके चेहरों पर दिख रहा है। मान्यवर, इन्होंने तो मीडिया में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी वादा कर दिया। और सुनिए, ओपोजिशन बार-बार 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा नैरेटिव फैला रहा है, मगर सच छिपाना और झूठ दिखाना इनकी पुरानी आदत रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से आती है क्या, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, देश की इकोनॉमी कुछ चीज होती है? मगर इन्हें क्या पता, जो फाइलों के नीचे से काम करवा ले, जो नोट देकर काम करवा ले, उन्हें क्या पता रोजगार क्या होता है। आज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने करोड़ों लोगों को स्किल दिया। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए। ये रोजगार नहीं है क्या? इनके लिए सिर्फ रोजगार वही है जो फाइल से चले, काम पे नहीं, केवल अपने नाम से चले। मगर हमारी सरकार ऐसी नहीं है भैया। हमारी सरकार हर एक सेक्टर पर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर तक भी काम कर रही है। महोदय, इनका मुद्दा तो कभी कभी वोट की चोरी को लेकर भी आता है। अरे भाई, जब आप जीते तो ईवीएम ठीक, और जब आप हार गए तो ईवीएम छोड़। ये कौन सी सेलेक्टिव मोडालिटी है? थोड़ा हिस्ट्री याद कर लीजिए। जिन राज्यों में आप जीते थे वहां भी ईवीएम भी थी। उस समय ईवीएम देशभक्त थी, और आज एंटी नेशनल हो गई। ये कौन सी सेलेक्टिव मोडालिटी है? थोड़ा टेक्नोलॉजी भी समझ लीजिए। ये कोई ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है, ना ही वाईफाई से। ये तो व्हाट्सएप से भी हैक नहीं होती भैया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ताना मार रहे हैं, पर जनता ने आपको ऑलरेडी ही रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। फेल विद जीरो ग्राउंड कनेक्शन। सुनिए, फेल विद जीरो ग्राउंड कनेक्शन। इनका मुद्दा तो ये भी है कि हमारी पार्टी वॉशिंग मशीन है। अरे भैया, जब इतनी ही पावरफुल मशीन है तो लाइन में क्यों खड़े होते हैं अंदर आने के लिए? कोई भी पार्टी किसी को साफ नहीं करती, कोई भी पार्टी किसी को साफ नहीं करती, और हमारी पार्टी तो सिर्फ उन्हीं को मौका देती है जो इस देश की सेवा करना चाहते हैं। और अगर किसी पर आरोप है तो लोग इन्फोर्समेंट एजेंसीज और कानून तय करेगी, ना कि आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, मीडिया में तो ये लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं। थोड़ा अपने गिरबान में जाकर झांक के देखिए, जिनके खिलाफ कब तक बोलते थे आज उनसे अलायंस बनाए बैठे हैं। तो आपका अलायंस पवित्र हो गया, और हमारी पार्टी इसमें को आए तो हमारा अलायंस पाप। ये कौन सा सेलेक्टिव मोडालिटी का खेल खेल रहे हैं? महोदय, सोनाली जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया इन्फिल्ट्रेशन का। सोनाली जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई वर्षों से आपने बॉर्डर को ओपन इन्विटेशन बनाकर रख दिया, और आज हम पर सिक्योरिटी के लिए लेक्चर छाड़ रहे हैं। इतने वर्षों में बॉर्डर टूरिज्म चला रहे थे क्या? बोलिए, इतने वर्षों में बॉर्डर टूरिज्म चला रहे थे? ऑपोजिशन के लिए इन्फिल्ट्रेशन एक डिबेट का मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए यह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। आज तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि रोहिंग्यास कब तक जाएंगे। अरे भैया, जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाके रोहिंग्यास को भगाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? जिनके दल में खुद विश्वास नहीं बचा, वो अविश्वास लाने आए हैं। अपोजिशन महोदय का एक ही मुद्दा है कि सरकार हटाओ, पर देश का एजेंडा है भारत बढ़ाओ। इसीलिए आप प्रस्ताव लाते रह जाते हैं और हम देश को आगे बढ़ाते रह जाते हैं। मान्यवर, सोनाली जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि सरकार 543 सीटों पे ही क्यों नहीं इलेक्शन करवा लेती। थोड़ा आप होमवर्क करके, आपको शायद पता नहीं कि 2029 तक पुरानी सीटों पे इलेक्शन होने वाला है। और जो मीडिया में झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं कि दक्षिण की सीटें चली जाएगी, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। आज दक्षिण के राज्यों में 129 सीटें हैं। 543 सीटों में दक्षिण के राज्यों में 129 सीटें हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद 195 सीटें हो जाएगी। नुकसान कहां है भैया? होमवर्क करके आते तो नहीं बोलते ऐसा। केरल के राज्य में अभी 20 सीटें हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद 30 हो जाएगी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जो डिलिमिटेशन के बाद 59 हो जाएगी। तमिलनाडु में वर्तमान प्रतिशत 7.18% रिप्रेजेंटेशन उनका पार्लियामेंट में है, जो बढ़कर 7.23% हो जाएगा। तो हमको तो नहीं लगता कि यहाँ पे डिलिमिटेशन से केरल के राज्य को, दक्षिण के राज्य को नुकसान हो रहा है। शायद इनको
की बात करते हैं। आपको शायद पता नहीं, सरकार ने जाति जनगणना की बात ऑलरेडी बोल चुकी है, मगर इन्हें तो घरों की जाति पूछनी है। अरे भैया थोड़ा होमवर्क कीजिए, घरों की कोई जाति नहीं होती। माननीय सोनाली जी ने कहा कि विमेन रिप्रेजेंटेशन को 543 सीटों पर ही क्यों नहीं दिया जा रहा है। महोदया मैं आपको बता दूं कि जो 2029 का इलेक्शन होगा वो 543 सीटों पर होगा और हमने डिलिमिटेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर आपने कोई लूप होल किया होगा अपनी सरकार के टाइम पे तो वो हम वादा कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप निश्चित रहिए। महोदय विपक्ष के कुछ नेता हैं जो मीडिया में जाकर कहते हैं कि आपके पास तो ये मिनिस्ट्री नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं है, कई लोग तो कहते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी नहीं है। विपक्ष को आज स्पोर्ट्स की अचानक कैसे याद आ गई? शायद खुद के टीम में कोई परफॉर्मर नहीं बचा इसलिए क्या? स्पोर्ट्स मिनिस्टर पूछने से पहले खुद को देख लीजिए, आपके टीम के कप्तान कौन है? हर मैच में तो टीम का कप्तान ही चेंज हो जाता है। हमारी सरकार में सिस्टम ऐसा है कि मंत्रालय टीम वर्क से चलता है, कोई एक इंडिविजुअल प्लेयर से नहीं चलता। लेकिन विपक्ष की हालत तो ये है, पूरी टीम डगआउट में बैठी है और ट्वीट करके मैच जीतना चाहते हैं। पूरी टीम डगआउट में बैठकर ट्वीट करके मैच जीतना चाहते हैं। और जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, देश के खिलाड़ी मैदान में मेडल ला रहे हैं। थोड़ा जाके देखिए, आपकी सरकार से ज्यादा मेडल आ रहे हैं और विपक्ष यहाँ संसद में सिर्फ 9 बॉल और वाइड डाले जा रहे हैं। इसलिए सवाल पूछने से पहले थोड़ा खुद का स्कोर कार्ड चेक कर लीजिए। जनता अब आपको फॉलो ऑन देने के मूड में है। महोदय इनका आरोप तो यह भी रहता है कि हमारी सरकार ने सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया। थोड़ा बजट देख लेते, बजट में थोड़ा देख लेते, थोड़ा डेटा को एनालाइज कर लेते तो अंधाधुंध बातें ना करते। आज फाइनेंशियल ईयर 2027 बजट में टोटल बजट 53.3 लाख करोड़ का है, जिसमें टोटल डिसइन्वेस्टमेंट कितना है किसी भी बच्चे को पता नहीं होगा, मात्र 80,000 करोड़। कितना होगा परसेंटेज में? 0.06% टोटल बजट का। और इनका कहना है हमने तो सारी चीजों को बेच दिया। थोड़ा होमवर्क कीजिए, बिना होमवर्क किए संसद में ना आया कीजिए। महोदय इनका तो एक ही मुद्दा चलता आया है, पीओके कब तक वापस आएगा? कब तक आएगा भैया, कब तक वापस आएगा? अरे भाई जिस घर की चाबी आपने पड़ोसी को दे आए और उसका पता हमसे पूछते हैं। सवाल पूछने से पहले थोड़ा हिस्ट्री याद कर लेते। आप ही ने देश को प्रॉब्लम में डाला और टीवी में कौन पूछते हैं हमसे। एक मिनट, इन लोगों के लिए ये सेल का ऑफर चल रहा है क्या? ये आप लोग के लिए कोई सेल का ऑफर है क्या जो डेडलाइन अनाउंस कर दे, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा? ये कोई सेल का ऑफर नहीं है, इसके लिए डिप्लोमेसी लगती है। खैर इन लोगों को क्या पता जो डिप्लोमेसी के नाम पे यूएन जाकर जो हमारे हाथ में था भैया पाकिस्तान को दे आए और इनको लगता है कि पीओके के हम कभी ले आएंगे। भैया इनका मुद्दा तो अरुणाचल को भी लेकर के है। ये लोग कहते हैं कि अरुणाचल पे कब्जा मतलब कब तक हटेगा, कब तक हटेगा, ये हमसे पूछते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं जैसे अरुणाचल को इन लोग लीज पे दे रखे हो। चाइना के स्पोक्सपर्सन है क्या? ये बातों से तो इनका लगता है कि ये संसद के स्पोक्सपर्सन कम और चाइना के स्पोक्सपर्सन ज्यादा है। आज अरुणाचल में रोड्स बन रही है मगर ये आपको नहीं दिखेगा। सेना भी मजबूत हो रही है, ये भी आपको नहीं दिखेगा। सेना के इरादे क्लियर है, ये तो आपको आज तक दिखा ही नहीं। ये न्यू इंडिया है, सुनिए ये न्यू इंडिया है। यहाँ इंच पर जमीन पर भी कोई आंख उठाएगा तो इंडिया करारा जवाब देगा, करारा जवाब देगा। और हमारी सरकार ने ऐसा करके दिखाया है। आज ये लोग कहते हैं कि माननीय हमारे होम मिनिस्टर जी बिना तथ्य के बात करते हैं, तो आइए कुछ तथ्य ही देख लेते हैं। कुछ तथ्य से इनके बात को थोड़ा चुप किया जाता है। आज इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में वायलेंस 80% से कम हुआ है, मगर इनको क्या पता जो कश्मीर में खुद वायलेंस फैलाने में लगे हुए थे। नक्सल अफेक्टेड एरियाज 96 से घटकर 16 रह गए, मगर ये भी इनको नहीं पता होगा
ये तो वेस्ट बंगाल के चुनाव की बात करते हैं ना। स्टार्ट कहां से हुआ था मैम साहिबा, आप थोड़ा बताइएगा। नक्सलबारी से ही स्टार्ट हुआ था और आज तक क्यों नहीं खत्म हो पाया? आप हमारी सरकार को बोल रहे हैं। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बॉर्डर के सेंसिटिव एरियाज में जो इनके सरकार तक मात्र 2900 किलोमीटर तक सेंसिटिव एरियाज में रोड थे, वो आज इस देश की सरकार ने बढ़ाकर 14,400 किलोमीटर तक बना दिया। ये भी इनको नहीं दिखेगा। इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से देश की सिक्योरिटी मजबूत नहीं होती। थोड़ा ये समझ लीजिए, 5044 पुलिस स्टेशन रिमोट एरियाज में गठित किए गए, ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा टेरर इंसिडेंट्स, ये बात टेरर इंसिडेंट्स करते हैं, पहलगाम अटैक हो गया, आपकी सरकार तो निकम्मी है। अरे भैया, थोड़ा टेरर इंसिडेंट्स का डेटा देखे हैं, 70% डिक्लाइन आया है और ये हमारा डेटा नहीं है, वर्ल्ड वाइड डेटा है। थोड़ा जाके देखते। आज आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ टेरर इंसिडेंट बढ़ गए, आपके समय में तो पार्लियामेंट में अटैक हो जाते थे, आज तो कश्मीर की बात करते हैं। सुनिए, इन लोगों के समय जो नॉर्थ ईस्ट पहले नेग्लेक्टेड जोन था, आज वो कनेक्टेड जोन है, ये भी इन लोगों को नहीं दिखेगा। मेघालय में जो कभी इन लोगों ने खाना तक नहीं पहुंचाया। मणिपुर की बात कर रही थी मैम साहिबा, महोदया मणिपुर की बात कर रही थी। आपको पता है जब आपकी सरकार थी वहां 21 दिनों तक लोग भूखे मर रहे थे, वो कंडीशन नहीं आई है। आज नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, मेघालय में पहली बार ट्रेन से वहां पे फूड स्टफ पहुंचाए जा रहे हैं। ये आपको नहीं दिखता क्या? रेड कॉरिडोर अब रिड्यूस्ड कॉरिडोर बन गया है, ये भी इनको नहीं दिखेगा। इनको तो अपना पॉलिटिक्स का रोटी सेकना है भैया, और ऐसा ही लक्षण रहे ना तो बाल सफेद हो जाएंगे इस आपसे। सुनिए, हमारी सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए, ये आपको नहीं दिखेगा। अप्सपा एक्ट किसके समय लाया गया, ये आपको नहीं दिखेगा। आज हमारी सरकार ने अप्सपा एक्ट असम, नागालैंड और मणिपुर से हटा दिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लाया, ये भी आपको नहीं दिखेगा। आपके समय में रात में कोई भी घुसपैठिए घुसाते थे, आज आपने डेटा देखा, कोई भी घुसपैठिए आज हमारी सरकार के समय अंदर नहीं आ सकते। नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं। इन्हें क्या पता, जो अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं वो देश की बात करते हैं। बॉर्डर अब गार्डेड नहीं, अब मॉनिटर्ड और मैनेज है। अंत में महोदय मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नो कॉन्फिडेंस नहीं, नो प्रिपरेशन मोशन है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है, लाइफ के लिए लड़ रहे हैं। देश इतने सालों से फैसला कर रहा है, पिछले 12 सालों से फैसला कर रहा है, और आज ये सदन हमारी सरकार को बचाकर खुद भी फैसला कर देगी। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद महोदय। तो चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे ऑनरेबल मेंबर ओमकार तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने विपक्ष का माइक बंद नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी होगी, इन्होंने कहा कि गरीबी कम होगी, लेकिन गरीबी और बढ़, महंगाई और बढ़ गई, गरीबी और बढ़ गई, किसानों की आय कम हो गई, किसान पिट रहे हैं, युवा पिट रहे हैं। इस पे हमें एक शायरी याद आती है, जितना मजनू नहीं पिटा लैला की प्यार में, उतना तो किसान और युवा पिट गए इनकी सरकार में। ओमकार तिवारी जी, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। माननीय सदस्य अभय जी, मैं चाहूंगा कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखें। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं तिवारी जी। मान्यवर, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, तो इस देश में प्राइवेटाइजेशन एक लहर दौड़ रही है। देश का सारा संसाधन को बेचा जा रहा है। इन्होंने एयर इंडिया बेच दिया, एक्सिस बैंक बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, सारा का सारा देश बेचा जा रहा है। जो कोई ना कर सका वो काम कर दिया, जो कोई ना कर सका वो काम कर देंगे। थोड़ा इन्हें कमीशन दे दो, हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। मान्यवर, देश में लगातार गरीब और अमीर की खाई बढ़ते जा रही है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। कुछ ही लोगों के पास ही देश का सारा संसाधन जा रहा है और ये लोग और अमीर होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो गवाह है, लोग तो गरीब से फकीर हो गए।
लोग तो गरीब से अहीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हुजूर बेजमीर हो गए। मेक इन इंडिया फेल, 100 स्मार्ट सिटी फेल, 2 करोड़ रोजगार फेल, स्टार्टअप फेल, 80 करोड़ लोग राशन पे चल रहे निर्भर हैं, और आप कह रहे हैं देश आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी बहन सोफिया, क्या ये सच नहीं है कि ट्रेनों का खाना खराब हो रहा है? क्या ये सच नहीं है कि ओवर क्राउडिंग की वजह से लोग जान गंवा रहे हैं? रेलवे में वेटिंग पे वेटिंग आ रहा है। और ये क्या ये सच नहीं है बुलेट ट्रेन का झूठा जुमला फैलाया गया था? ये लोग झूठ बोलते सुबह शाम और पकड़े जाते तो कहते जय श्री राम। ये कहते थे कि हम जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आज झारखंड कट रहा है, बिहार कट रहा है, छत्तीसगढ़ कट रहा है, मध्य प्रदेश कट रहा है। मान्यवर, हंसदेव बचाओ के नारे चल रहे हैं इस देश में। और हम जमीन की बात करें, 1050 एकड़ जमीन 1050 रुपए में बेचा जा रहा है। ये कैसा विकास है? नाना, ये विनाश है। अब हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था तरफ दे लेते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, हम रुपया लगातार गिरता जा रहा है। देश एशिया की सबसे गिरती हुई करेंसी भारतीय रुपया बन चुका है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की करेंसी नहीं गिरती, फ्रांस की करेंसी नहीं गिरती, फिर भारत की करेंसी क्यों गिरती है? ये सरकार जब विपक्ष में थी तो कहती थी जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश का सरकार गिरती है। आज ये सरकार निश्चित तौर पे गिरेगी। इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स लाया, कलम से लेके कफन पे टैक्स लगाया और झूठा जीएसटी रिफॉर्म का ढिढोरा बजाया। अगर ये जीएसटी रिफॉर्म झूठ है तो क्या जीएसटी लूट थी? सर, हम श्री राम को मानने वाले हैं। श्री राम ने कहा था जननी जन्मभूमि सो स्वर्गा ददा गरीषति। इसका अर्थ होता है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी है। सर, अरुणाचल पे आप हमारे होम मिनिस्टर बात कर रहे थे। अरुणाचल की जमीन चीन ले रहा है और आप चुप हैं। हमारी सरकार लगातार चुप रहे। सर, इस पे हमें राजस्थानी कवि की एक पंक्तियां याद आती है कि इलाना देनी आपने हालरिया हुराए, पूत सिखावे पालना मरण बढ़ाए माए। इसका अर्थ होता है मर मिट जाना, कट जाना, लेकिन अपनी माँ और मातृभूमि किसी को मत देना। ये सरकार ना सिर्फ हमारी जमीन दे रही है, अपनी जमीन दे रही है। सर, मणिपुर तड़प रहा है, पीएम चुप है, गाजियाबाद जल रहा है, लखनऊ जल रहा है। लोगों को उम्र बीत जाते हैं घर बनाने में, इन्हें दया भी नहीं आती बस्तियां जलाने में। लगातार अराजकता की हालत बनती जा रही है। हिंदू मुसलमान के नारे लगते जा रहे हैं। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम। इन नेताओं ने रंगों पे भी लिख दिया जाति मजहब का नाम। मेरा मानना ये है कि हरे रंग से हिंदू लिख दो, भगवे से इस्लाम। सर, हमने पढ़ा है कि मंदिर में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। राधा की चुनरी कोई सलीमा बेगम सीती थी। एक रफी था महफिल में जो रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह की कथा सुनाता था। सर, हम थोड़ा सा जवान के बारे में देख लेते हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। सरहद पे खड़ा जवान भी अब सवाल करता है, नीतियों का बोझ अब वो भी बर्दाश्त करता है। अग्निवीर की आग में जो किसने सपने सजाए, 4 साल की नौकरी में किसने भविष्य बनाए। सर, ये सरकार अग्निवीर लेके आई है। हमारी जो सेना 1 साल तक ट्रेनिंग करती थी, अब वो ट्रेनिंग हमारी 6 महीने की हो गई है। और ये सरकार, अगर हम एक दिन के विधायक सांसद बन जाते हैं तो हमें उम्र भर पेंशन मिलेगी। इन्हें पेंशन तो छोड़िए, मरने के बाद शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता है। सर, युवा बन रहे हैं अग्निवीर जवान, तो देश कैसे बनेगा महान? मान्यवर, विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है, प्रेस पे कंट्रोल लगाया जा रहा है।
हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159 तक पहुंच चुकी है। देश की सबसे बेकार 159, 180 देशों में हमारी 159 तक पहुंच चुकी है। मान्यवर विपक्षी राज्यों का जो बिल है लगातार पेंडिंग रखा जा रहा है और ये कहते हैं कि हम देश को महान बना रहे हैं। विपक्ष की आवाज को सुननी चाहिए। विपक्ष समाज को, विपक्ष सरकार को आईना दिखाता है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी हक है इस देश में, हमारा भी सरकार से पूछना हक है। यहाँ पे हमें तो सत्ता पक्ष से बस यही उम्मीद है कि यही लोग देश का भला करेंगे। अगर आप वाकई इस देश का भला करना चाहते हैं मान्यवर, तो प्लीज प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दे दें। धन्यवाद। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर शालिनी जी। ये जो आवाज उठती है नो कॉन्फिडेंस के नाम पर, ज्यादा सच नहीं होता हर एक इल्जाम पर। जिनके खुद के दामन पर सवाल खड़े हो वो बात कर रहे हैं ईमानदारी और काम पर। ऑनरेबल स्पीकर सर, ओपोजिशन ने आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, नो कॉन्फिडेंस किस बात का? ये देश आगे बढ़ रहा है इस बात का, या इनके बिना आगे बढ़ रहा है इस बात का? ऑनरेबल सर, आज मैं यह एक वित्त मंत्री के रूप में सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे को डिफेंड करने के लिए खड़ी हूँ। सर, मुझे ना इनका नो कॉन्फिडेंस वोट्स ऑफ फॉरवर्ड जैसा लगता है। हर बार आता है लेकिन कोई सीरियस नहीं लेता है। So now let us talk about the economy, because that is where the truth is measurable, not emotional. जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी तब इकोनॉमिक चैलेंजेस से घिरी हुई थी, लेकिन आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। इन्फ्लेशन को ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद कंट्रोल में रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेक्टर में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, एंड दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज पॉलिसी विद पर्पस। ये सरकार बिल्डिंग करती है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी पर, और सबसे इंपॉर्टेंट नेशन फर्स्ट पॉलिटिक्स लेटर पर। ऑनरेबल सर, पूरे दिन इन्होंने भाषण दिया, लेकिन देश को ये समझ नहीं आ रहा है कि इनका मुद्दा क्या है। ना इनका नेता तय है, ना इनकी नीति तय है, केवल नीति विरोध तय है। और जब भी इनसे सोल्यूशन मांगा जाए तो जवाब आता है साइलेंस मोड। लगता है इनका इकोनॉमिक मॉडल भी क्वेश्चन अनलिमिटेड और आंसर अनअवेलेबल पर ही चलता है। ये हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने आतंक के लिए कुछ नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो क्या करे फिर? जाकर चीन पर हमला कर दे। ओपोजिशन सिर्फ फेलियर्स की बात करती है, लेकिन वो ग्लोबल रियलिटी को इग्नोर कर रही है। एक पैंडेमिक जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, फूड फ्यूल के प्राइसेस में ग्लोबल राइज, इन सब के बावजूद इंडिया गिरा नहीं, इंडिया संभला और आगे बढ़ा, क्योंकि हमने टाइमली डिसीजन लिए, गरीबों की हेल्प की, बिजनेस को बूस्ट किया और ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाया, एक्सक्लूसिव नहीं। ये सरकार काम करती है हेडलाइन के लिए नहीं, डेडलाइन के लिए, और डिफरेंस बस यही है, हम रिजल्ट्स देते हैं, ये रिएक्शन दिखाते रह जाते हैं। ऑपोजिशन में भी कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन जब इनसे जवाब मांगा जाए तो बिना मुद्दे के बहस करना है। इनसे कास्ट की पॉलिटिक्स करवा लो, इनसे क्षेत्र की पॉलिटिक्स करवा लो। इसलिए स्पीकर सर, ये सिर्फ नंबर का डिबेट नहीं है, ये नियत और नीति का सवाल है। हमने देश को स्टेबिलिटी दी, ग्रोथ दी और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दी है। जब ओपोजिशन सवाल उठाती है, हम जवाब भी देते हैं और रिजल्ट्स भी। आज भारत रुकने वाला नहीं है, आज भारत झुकने वाला नहीं है, और सबसे जरूरी बात, आज भारत सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा है, वो लीड भी कर रहा है। And that is why this no confidence motion is not just only against the government, this is also against the development of our nation। और इस देश की जनता इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस देश की जनता ने बार बार ये साबित किया है, वो राजनीति नहीं परिणाम को चुनती है। ऑनरेबल सर, जैसे हमने व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसी लाई, इसका मतलब है पुरानी और इनएफिशिएंट व्हीकल को सिस्टमैटिकली रिप्लेस करना। सो स्पीकर सर, रिप्लेसिंग द ओल्ड replacing the old polluting vehicle is also important for our economy। ये पॉलिसी कॉस्ट नहीं, ये सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है जहां स्क्रैप भी रिसोर्स बन जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट है, नॉट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। यहाँ ₹1 का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2-3 रुपीस का मल्टीप्लायर इफेक्ट
क्रिएट करता है, जिससे जॉब क्रिएट होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, डिमांड बढ़ती है। सिंपल इकोनॉमिक्स है सर, पर इन्हें कहां से समझ में आए? ऑपोजिशन को अगले इलेक्शन की चिंता है, हमें अगले जनरेशन की। आप लोग हर बार एक नई कहानी लेकर आते हैं, लेकिन एंडिंग वही होती है। पब्लिक को रिजल्ट्स चाहिए और वो उन्हें मिल रही है। ऑपोजिशन बार बार इनकम इनइक्वालिटी का मुद्दा उठाता है, लेकिन सच तो ये है कि वो आधी कहानी बताते हैं। जो लोग आज इनइक्वालिटी पर लेक्चर दे रहे हैं, उनके समय में स्कैम्स और क्रॉनिक कैपिटलिज्म ने ही देश को डिवाइड किया था। उन्होंने गरीब को सब्सिडी दी है, हमने गरीब को सेल्फ रिलायंस बनाया है। आज भारत में करोड़ों पीपल पॉवर्टी से बाहर निकले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिडलमैन हटा दिए गए, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को रिवॉल्यूशन बना दिया। ऑपोजिशन ने सालों तक गरीबी को जिंदा रखा, हमने उसे कम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इनके लिए मुद्दा राजनीति का होगा, लेकिन हमारे लिए मुद्दा देश की प्रगति का है। अब बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में, जिसे ऑपोजिशन बार बार फेलियर बताती है। तो मैं उसे पूछना चाहती हूँ, क्या ब्लैक मनी, फेक करेंसी और शैडो इकोनॉमी को इग्नोर करना सक्सेस था? डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही पहली बार अथॉरिटीज को डेटा ट्रायल मिला, कौन कितना पैसा कहां रख रहा है सब सामने आया। यूपीआई डिजिटल पेमेंट का एक्सप्लोजन हुआ, आज इंडिया वर्ल्ड लीडर है डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी। उन्होंने भ्रष्टाचार को सिस्टम बना दिया, हमने सिस्टम ही बदल दिया। तो स्पीकर सर, मैं ऑपोजिशन से एक बात कहना चाहती हूँ कि वो एक बात याद रखे, ये नया भारत है, यहाँ नैरेटिव नहीं परफॉर्मेंस चलती है। इसलिए आज भी कल भी भरोसा हम पर था, है और रहेगा। सर, सवालों की तूफान में हमारा विश्वास खड़ा है, हर इल्जाम के आगे हमारा प्रयास खड़ा है। गिराने की कोशिश होती रही सदनों के बीच, गिराने की कोशिश होती रही सदनों के बीच, जनता के भरोसे पर हमारा विकास खड़ा है। ना आंखों से डरेंगे, ना इनकी आवाज से झुकेंगे, सच की राह पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे। ये कुर्सी नहीं, ये जिम्मेदारी का मान है, इनका अविश्वास भी हमारे लिए सम्मान है।